हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, एसएसटी पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। इसी में आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ही एक अकेले इंडियन नेशनल मूवमेंट है जो अकेले ही 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है जी। चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट तो आप चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 10 हो, ये किसके अंतर्गत आता है? तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल शुरुआत से करेंगे जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है जी। ये आपका जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक करेंगे, आज़ादी के समय तक करेंगे। ठीक है जी। कल हमने इसकी पहली क्लास डाली है। अगर आपने इसकी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से करेंगे जहाँ से इसकी शुरुआत होती है और आपके सारे टॉपिक और सारे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है जी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपके सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी 43 नंबर। इससे आज हमने 43 इसलिए शुरू किया क्योंकि कल हमने 42 क्वेश्चनों को कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम वन लाइनर कर रहे हैं जिससे आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट वन लाइनर के थ्रू क्लियर हो सके। ठीक है जी। एमसीक्यू में कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, इधर का उधर याद नहीं हो पाता, लेकिन वन लाइनर से आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसका एक ही आंसर होगा और एक आंसर होगा तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज? 43। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो उस समय जो मुगल सम्राट थे वो थे अज़ीज़ुद्दीन आलमगीर। और ये कब के समय सम्राट थे? तो प्लासी के युद्ध के समय। ठीक है जी। और ये युद्ध किसके बीच चल रहा था? तो आपके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि ये प्लासी के युद्ध किसके बीच चल रहा था? तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो अज़ीज़ुद्दीन आलमगीर थे। ठीक है जी। और ये आलमगीर किस समय सम्राट बने थे? किस युद्ध के समय थे? तो वो थे आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, बंगाल के नवाब के बीच जब युद्ध चल रहा था उस समय ये सम्राट थे। और उस समय कौन सा युद्ध चल रहा था? तो प्लासी का। तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन मतलब घुमा कर जो पूछता है आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसके 3-4 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो वन लाइनर सबसे ईजी होता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए और टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है जी। तो हम बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जब से शुरुआत हुई है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत ये सब मिलेगा कि उस समय का नवाब कौन था, उस समय का किसके बीच युद्ध हुआ, क्योंकि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 44 नंबर कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जब संघर्ष हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था कि जो अंग्रेजों को व्यापार की छूट मिला था उसका क्या कर रहे थे अंग्रेज? उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसलिए उनके बीच किसके बीच संघर्ष हो रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि भाई एक तो कर में उनको छूट मिलती थी और वो क्या करते थे? तो वो मजदूरों को, किसानों का, उनका ही सेवाओं लेकर उनका दुरुपयोग करते थे, जिससे राजाओं को जो कर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। ठीक है जी। तो वो सब क्या कर रहे थे? कर छूट का वो दुरुपयोग कर रहे थे। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 का है कि किस इतिहासकार ने 1765 और 1772 तक कंपनी के राज्य को, जो क्या थी, 2 शासन काल की थी, मतलब 2 शासन काल, डाकुओं की संज्ञा दी। कहने का मतलब है कि वो कौन से कवि थे जिन्होंने 2 शासन काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? तो वो आपके कवि थे के.एन. पणिकर। इन्होंने क्या किया? जो 1765 और 1772 का 2 शासन काल चल रहा था उसको इन्होंने डाकुओं की संज्ञा दी थी। ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो वो आपके कहने वाले कौन थे? तो वो आपके इतिहासकार थे के.एम. पणिकर। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया वो कौन था? तो वो थे आपके सर आयरकुट।
ये ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को कहाँ पे हराया, तो पोर्टो गोवा के युद्ध में हराया। इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। जैसे पूछ सकते हैं कि पोर्टो जो गोवा है, पोर्टो नोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो सर अयरकुट और हैदर अली के बीच हुआ। सर अय्यर कौन था, तो ब्रिटिश जनरल था। ठीक है जी। इन दोनों का युद्ध कौन सा हुआ, तो पोर्टो गोवा का हुआ। ठीक है जी। और कौन हारा, तो हैदर अली को हराया। ठीक है जी। एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीकों से पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, इसलिए जब वन लाइनर करते हैं तो इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सारे के सारे टॉपिक वन लाइनर के थ्रू पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो पूरा कंप्लीट कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा राणा जो रणजीत सिंह ने के उत्तराधिकारी कौन थे, जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, महाराजा जो रणजीत सिंह थे, तो उनका जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, तो खड़क सिंह। वो क्या थे, तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, तो वो युद्ध कौन सा था, तो वो युद्ध था आपका बक्सर युद्ध, जिसमें अंग्रेजों का प्रभुत्व क्या हो गया, स्थापित हो गया था। तो कौन सा युद्ध था, तो वो था बक्सर का युद्ध। अब चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। तो ये सुनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये सुनाने वाला व्यक्ति था आपका लॉर्ड कैनिंग, जिसने क्या किया था, तो जो महारानी विक्टोरिया है उसका पत्र पढ़कर सुनाया था 1858 में। ये क्वेश्चन आपका बनता है और शायद टीआरई में पूछा भी गया है। ठीक है जी। कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और कहाँ पे पढ़ा गया, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया। और कब पढ़ा गया, तो 1858 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो जो टीपू सुल्तान मारा गया था अंग्रेजों के साथ युद्ध में, वो मारा गया था 1799 में। कब मारा गया था, तो 1799 में वो मारा गया था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो 1799 हुई। और ये किसके साथ युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों के साथ युद्ध हो रहा था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि 51 कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ये क्या कहलाते थे, तो सिखों के अंतिम गुरु। ठीक है जी। तो उनका क्या नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है कि डंडी गुल जो नाम है वो क्या है, तो तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। क्या, डंडीगुल। ये क्या है, तो तमिलनाडु के एक नगर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो जो अंतिम प्रमुख क्षेत्र का विस्तार है वो किसके समय में हुआ, तो वो डलहौजी के समय में हुआ था। जो भारतीय का अंतिम क्षेत्र का विस्तार हुआ था, क्षेत्र का विस्तार, वो किसके समय में, तो डलहौजी के समय में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। ये यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो क्या है, कौन संबंधित था, तो वो थे आपके कर्नल सेलीमैन। ये क्या था, तो ठगों के दमन के लिए संबंधित थे। तो वो पर्सन था कौन, तो सेलीमैन था। अब चलते हैं अगला। आपका अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, जो 1907 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुआजम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। तो किस नाम से बैठा, तो बहादुर शाह के नाम से वो क्या बैठा, तो राज सिंहासन में। किसके मृत्यु के बाद, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और जब उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1907 में। तो आपके इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 3 बनते हैं कि 1907 में किसकी वो मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की। और उसके बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा, तो वो बैठने वाला व्यक्ति था बहादुर शाह। इसका पूर्व नाम क्या था, तो मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है जी। इसका पूर्व नाम क्या था, मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन है कि फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो किसके सहयोग से बादशाह बना, फर्रुखसियार, तो सैयद बंधुओं के सहयोग से वो क्या बन गया, तो फर्रुखसियार मुगल बादशाह बन गया।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी? तो वो थे आपके फर्रुखसियार। उसको क्या किया? इन्हीं के सहयोग से तो पहले ही वो क्या बना? मुगल बादशाह बना, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो उसको हत्या कर दी। तो वो कौन था? तो फर्रुखसियार था, जिन्होंने क्या किया? तो मुगल सम्राट के सत्तायुक्त कर हत्या कर दी। तो हत्या करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सैयद बंधु थे, मतलब बंधु थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि अवध, हैदराबाद और भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो वो उस समय जब ये राज्य स्वतंत्र हुए तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था मोहम्मद बिन शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कौन कौन से राज्य मतलब मुगल समय के समय स्वतंत्र हुए? तो वो थे अवध था आपका, हैदराबाद था, भरतपुर था, राहुलखंड था, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद। उस समय क्या हुए? स्वतंत्र हुए। तो उस समय शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है कि भरतपुर कब स्वतंत्र हुआ? तो उस समय का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, तो उस समय भी शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। रुहेलखंड, तो उस समय भी मोहम्मद शाह रंगीला। आपका अगला क्वेश्चन है 59 कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 को किसके बीच हुई थी? जो 16 अगस्त 1765 के बीच संधि हुई थी, तो ये हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है, और ये क्या थी? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो युद्ध हुआ था। पहली बात तो ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और इसके बीच संधि हुई थी तो कब हुई थी, और ये किन 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 दो के बीच हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। और सिराजुद्दौला क्या था? तो उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था। ठीक है जी, तो उस समय कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कर्नल क्लाइव को गधा और सियार की संज्ञा किसने दी? तो ये देने वाला कौन था? तो मीर जाफर था, जिसने क्या कहा? तो कर्नल क्लाइव को गधा और सियार कहा था। तो वो कहने वाला व्यक्ति मीर जाफर। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कथन अधिकतर पूछे जाते हैं तैयारी में। अधिकतर कथन क्या होता है? पूछा जाता है। तो देखिए इस कथन को देखते हैं। कर्नल मार्शल ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह भी कि वह सोने की ऐसी थैली है, मतलब भारत सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब चाहे हाथ डाल लो और क्या निकालो? धन निकालो। इसमें वह किसके लिए उपयुक्त किया गया है? तो वो कहा गया है मीर जाफर के लिए। ठीक है जी, किसके लिए उपयुक्त किया गया? तो मीर जाफर के लिए ये कथन उपयुक्त किया गया। और कहने वाला कौन था? तो मार्शल था। ठीक है जी, जिसने क्या कहा था? तो कंपनी के अधिकारों को अब एक ही सलाह का उद्देश्य उसने दिया कि जितना लूट सके लूट लो। तो ये कहने वाला कौन था? मार्शल था। और किसके लिए कहा था? तो मीर जाफर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों को मदद में डिगीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो वो स्थापित करने वाला कौन था? तो हैदर अली था। इसने किसके लिए स्थापित किया? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों को मदद के लिए। तो वो स्थापित करने वाला हैदर अली। और ये कहाँ पे किया था? तो डिंडीगुल। ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, तो ये जगह कहाँ पड़ती है? तो तमिलनाडु का एक नगर था। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि हैदर अली की मृत्यु जब वो मारा गया था 1782 में, किस युद्ध के दौरान उसकी हत्या हुई थी हैदर अली की? तो ये हत्या हुई थी जो अंग्रेज और मैसूर का युद्ध चल रहा था। ये कौन सा युद्ध था? तो ये आपका द्वितीय युद्ध था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? तो हैदर अली की मृत्यु होगी। और यह युद्ध कब चल रहा था? तो 1782 में चल रहा था। ठीक है जी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा किसकी मृत्यु हो गई? तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है 64 किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल संसाधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र के नहीं सुखा सकता?
मतलब ये कथन किसका था कि मैं अंग्रेजों के स्थलों को तो समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता। तो ये कहने वाला कौन था? तो ये थे टीपू सुल्तान। इन्होंने ये कथन कहा था, और ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लेना, ठीक है जी। तो ये कथन किसने कहा था और किसके लिए कहा था? तो अंग्रेजों के लिए कहा था कि अंग्रेजों के स्थलों को तो मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता, जहाँ से वो दोबारा क्या होते, वो आते रहते थे व्यापार करने के बहाने से। अंग्रेज अब इंग्लैंड से अधिकतर क्या करते थे, तो आवागमन किया करते थे और फिर फौज ले आते। तो ये कहने वाले कथन किसने कहा था? तो टीपू सुल्तान ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी? किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये कहने वाला भी कौन था? तो टीपू सुल्तान था। कि भाई उसका कहना था कि मैं डेली डेली भेड़ों की तरह नहीं जी सकता, कि मैं मतलब उनका शिकार बनता रहूं। मैं शेर की तरह एक दिन जीऊंगा, कि शेर की तरह शिकार करूंगा एक ही दिन, भले मेरी जान जाए तो जाए। तो ये कथन किसका था? तो ये तो कथन था टीपू सुल्तान का। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? तो तेग बहादुर है ये, ठीक है जी। तो किसे कहा जाता है? तो तेग बहादुर को कहा जाता है। कहाँ का? तो बाकला का बाबा। तो किस ये क्या थे? तो बाकला के बाबा क्या थे? तेग बहादुर गुरु एक सिख गुरु थे, और जिन्हें कहा जाता था बाकला के बाबा। आप ये सब सोच रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में कि ये हमने क्या किया। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हैं, ठीक है जी। जिसको हम स्किप कर जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहते हैं कि पेपर हार्ड आया, क्योंकि हम इनको क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही क्या एग्जामिनर क्या करता है? पूछ बैठता है, ठीक है जी। तो किसी भी क्वेश्चन को हमने क्या किया है कि जितने भी चैप्टर है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को लेके आए हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा जो हम करा रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी को किया है, आप ज्योग्राफी को भी एक भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ज्योग्राफी से। अगर आपने उस ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। पड़ी नहीं है, जस्ट अभी हमने ज्योग्राफी को ख़त्म किया है, ख़त्म नहीं किया, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें भी कुछ पार्ट बटे हैं जिसको पेपर के टाइम में रिवीजन के साथ में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ज्योग्राफी भी हो गई है लगभग। आज से हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी है, कल से। तो आपने अगर ज्योग्राफी का नहीं देखा तो प्लीज़ ज्योग्राफी का भी देख लीजिएगा। हमारा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, सारे का सारा क्या होगा? कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो वो कौन था जिसके आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो वो था फर्रुखसियार, जिसके आदेश पर क्या किया गया? तो बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो खालसा दल की स्थापना बीवीआई है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि खालसा दल की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो था कपूर सिंह, जिसने क्या किया था? तो खालसा दल की स्थापना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमाजम नामक तोप की उपाधि दी गई? तो वो था विजय कौन सी? तो अमृतसर विजय अभियान, जिसके तहत उनको क्या दिया गया? तो जमाजम नामक तोप की उपाधि, मतलब कि जमाजम तोप को की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो विजय कौन सा था? तो अमृतसर विजय था, जिसके बाद उनको जमाजम नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। मैंने उपाधि पढ़ दिया गलती से, ठीक है। तो क्या हुई थी? जमाजम तोप की प्राप्ति हुई थी, तो वो विजय था अमृतसर का विजय। आपका अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन से कंपनी द्वारा सुरक्षित बनाए गए कंपनी या उसकी सहायता बनी? तो ये किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है जी। तो ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापार स्वरूप किसने प्रदान किया था? मतलब कहने का तात्पर्य है कि सहायक संधि में सुनिश्चित और व्यापार स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली,
जिन्होंने क्या किया, तो सुनिश्चित और व्यापार स्वरूप को प्रदान किया। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था, जिन्होंने क्या किया, तो गोद प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो लगाने वाले कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के राजा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह थे, उनकी राजधानी क्या थी। तो कहाँ थी उनकी राजधानी, तो उनकी राजधानी थी लाहौर में। तो इम्पोर्टेंट है कि राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक कौन विजयी हुआ। तो इसमें विजयी कौन हुआ था, तो वो विजयी होने वाले थे हैदर अली, जो प्रथम युद्ध में जो अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था उसमें विजयी हुए थे। तो कौन हुए थे, तो हैदर अली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध जो 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था वो था हेक्टर मुनरो। जो हेक्टर मुनरो है, उन्होंने क्या किया था, उसने क्या किया था, तो उसने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। किसके तरफ से, तो अंग्रेजी सेना की तरफ से। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। ये तीन चीजें पूछी जाती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ। किसके, अंग्रेजों के साथ हुआ। और इसका नेतृत्व करने वाला कौन था, अंग्रेजी सेना का, तो हेक्टर मुनरो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के वैद्य शासन कब से कब तक चला। तो जो वैद्य शासन जो चला था वो कब से कब तक चला था, तो 1765 से 1772 के बीच। जिसे अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि जो के.एम. पनिकर है, के.एम. पनिकर, उन्होंने क्या कहा था, तो इसे द्वैत शासन का काल मतलब काला अध्याय कहा था। तो वो कौन थे, पनिकर थे। और ये कौन सा शासन था, तो द्वैत शासन था जो चला था 1765 से 1772 के बीच में। ठीक है जी। अभी आपको याद होगा जस्ट हमने पीछे ही किया था, तो वो क्या थे, तो बंगाली कवि थे। बंगाली मतलब वो क्या थे, इतिहासकार थे पनिकर। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो किसने लिखा था जफरनामा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, जफरनामा लिखने वाला कौन था, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। और ये क्या थे, सिख गुरु थे। और उन्होंने जफरनामा किस भाषा में लिखा, तो फारसी में लिखा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है कि जो जफरनामा लिखने वाला कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। किस भाषा में लिखा, फारसी भाषा में लिखा। और आप सभी को पता है गोविंद सिंह क्या थे, तो वो एक सिख गुरु थे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। जो खालसा पंथ था उसका परिवर्तन करने वाला कौन था, तो गोविंद सिंह थे, जिन्होंने सैन्य संप्रदाय का पंथ का क्या किया, परिवर्तन किया। तो वो गोविंद सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ था, तो वो क्लाइव के द्वारा क्या हो गया था, हार गया था। ठीक है जी। तो सिराजुद्दौला को हराने वाला कौन था, तो वो था क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो आप सभी को पता होगा टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। और ये क्या थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया कब। तो क्लाइव को भारत का मतलब बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 को। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है यहाँ पे एग्जामों में कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1758 को बनाया गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्या है, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। वो क्या था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, नहीं प्रथम नहीं था, बनाया गया था क्लाइव। ठीक है। अगला है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया। तो द्वैत शासन नीति को समाप्त करने वाला कौन था, तो वैरन हेस्टिंग था, जिसने क्या किया, तो जो अभी द्वैत शासन चल रहा था
अभी हमने पीछे देखा 1767 से 1769 तक, तो ये 2 शासन प्रणाली चली, तो इसको समाप्त करने वाला कौन था? तो वैरेन हेस्टिंग था। आपका अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किसके समकालीन किया गया? समकालीन नहीं है, संकलित किया गया। तो किसने किया? तो गुरु अर्जुन ने किया। इसको क्या किया? तो संकलित किया आदि ग्रंथ को। तो वो कौन था? तो गुरु अर्जुन सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो ये भी सभी कोड किसके शासनकाल में पारित किए गए? किस वायसराय के? तो वो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी, जिसमें क्या है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर भी पारित किया गया, सिविल कोड भी पारित किया गया, इंडियन पीनल भी पारित किया गया। सभी किसके शासनकाल में पारित किए गए? कौन से वायसराय के? तो वो था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग था उसका उत्तराधिकारी। मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बना? तो वो बना था हेस्टिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, खत्म, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मेरे को आइडिया नहीं था कि हमने आज 86 ही क्वेश्चन लिए हैं, मैंने 100 का आइडिया लिया था। ठीक है जी, तो लगता है पेज ऐड नहीं हुए। तो चलिए कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है जी, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो हमने कल से शुरुआत कर दी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इसको लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी, और जिसमें हम कवर करेंगे हर एक मॉडर्न हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को। ठीक है जी, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो। ठीक है जी, तो इसको बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।